हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम उसके यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका यूनिट 1 है उसका नाम है 20वीं सदी अवधारणाएं और परिभाषाएं। मतलब कि 20वीं सदी में जो भी अवधारणाएं और परिभाषाएं प्रचलित थी उनके बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका कि ऐतिहासिक रूप से 20वीं सदी की शुरुआत सामंतवाद के पतन और पूंजीवाद समाज के उदय से विकास से मानी जाती है। मतलब 20वीं सदी जो है उसकी शुरुआत कब से हुई? जब सामंतवाद का पतन हुआ। सामंतवाद एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें राजा द्वारा सामंतों को बड़ी बड़ी भूमि का हिस्सा दिया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर किसान काम करते हैं और सामंत उस किसानों के द्वारा काम करे जाने पर जो भी धन इकट्ठा करता है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा एक प्रकार से राजा को दिया जाता है और बाकी जो लाभ होता है वो सामंत का होता है, ठीक है। तो जब ये व्यवस्था थी सामंतवाद, इस व्यवस्था के पतन और पूंजीवाद समाज के उदय से 20वीं सदी की जो शुरुआत है उसको माना जाता है, जिसके बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि 16वीं सदी के यूरोप से शुरुआत हुई। इस ऐतिहासिक क्रम में औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, जिन्होंने आधुनिक विश्व को एक आयाम दिया, निर्णायक घटनाक्रम के रूप में प्रदर्शित होती हैं। मतलब कि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हो चुकी थी? 16वीं सदी में यूरोप से भी हो चुकी थी। और तो और ऐतिहासिक क्रम में इस व्यवस्था को लाने में औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया है। फिर आता है 19वीं सदी में पूंजीवादी औद्योगिकीकरण। पूंजीवादी औद्योगिकीकरण एक ऐसी व्यवस्था है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी औद्योगिकीकरण के अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था में उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को लगाया जाता है, ताकि जो आप कह सके कि पूंजीपति है वो अपना और ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। तो 19वीं सदी में पूंजीवादी औद्योगिकीकरण उत्पादन का प्रबल साधन बन गया और राष्ट्रवाद तथा राज्य राजनीति की प्रमुख विशेषता के रूप में उभरा। जो पूंजीवादी औद्योगिकरण व्यवस्था थी वो क्या है? वो राष्ट्रवाद और राज्य की प्रमुख नीति के रूप में भी उभर कर सामने आया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी का विश्व पूंजीवादी औद्योगिकीकरण और इससे जुड़े हुए सभी सामाजिक और राजनीतिक शाखा युक्त घटनाक्रम की देन है, ठीक है। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि 20वीं सदी में जितनी भी प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा ही आई हैं। पूंजीवादी औद्योगिकीकरण के बारे में पढ़ें तो 20वीं सदी में विश्व को दो भागों में बांट दिया गया, उन्नत देश और उन्नतशील देश, ठीक है। उन्नत देश वो है जो डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और उन्नतशील जो कि डेवलपिंग है या तो डेवलपमेंट कर रहे हैं करंटली। तो विश्व को इन दो भागों में बांटा गया। इस प्रकार के भी देश आते हैं जिनके पास कुछ नहीं था, अस्तित्व में आए। ऐसे देश जिनके पास अपना अपने कोई साधन है, ठीक है, ना उनके पास धन है, इस प्रकार के देश भी अस्तित्व में आए। पूंजीवादी औद्योगिकीकरण परिणाम स्वरूप तीव्र गति से आर्थिक प्रगति हुई और समाज आर्थिक प्रगति हुई। यह कुछ समाज के पिछड़ेपन और समाज में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों के पिछड़ेपन का भी कारण बना, ठीक है। तो पूंजीवादी औद्योगिकीकरण जो व्यवस्था है, इसके कारण किसी भी देश में जिस जिस भी देश में पूंजीवादी औद्योगिकीकरण को अपनाया गया वहां पे आर्थिक जो प्रगति है वो तो तेज गति से हुई, परंतु समाज के पिछड़ेपन और समाज में रहने वाले बहुत सारे या फिर बहुसंख्यक लोगों के पिछड़ेपन का कारण भी पूंजीवादी औद्योगिकीकरण बना। फिर आता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद एक प्रकार की ऐसी कह सकते हैं व्यवस्था होती है जिसमें किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोग किसी दूसरी भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना, यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है। तो उपनिवेशवाद में क्या आता है कि कुछ लोग एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाके रह रहे हैं और वो लोग ये मानते हैं कि हमने जो किया वो सही है, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है इसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो उपनिवेशवाद और वर्ग में भेद, इन असमानताओं के आया, ठीक है। उपनिवेशवाद भी हुआ और तो और क्या हुआ, वर्गों में भेद भी देखने को मिला। किसके कारण? पूंजीवादी औद्योगिकीकरण के कारण। तो आपके पूंजीवादी औद्योगिकीकरण के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं। फिर आता है पूंजीवाद में
एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया। ठीक है, पूंजीवाद ने क्या करा, एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया। इसे संपत्ति के नीचे स्वामित्व को परिभाषित किया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, संपत्ति के बारे में जो स्वामित्व है उसको परिभाषित किया। मतलब कोई भी संपत्ति उसका जो स्वामी है उसके बारे में पूंजीवादी व्यवस्था ने ही वर्णन किया था। प्रथम उत्पादन के साधन जैसे भूमि, कारखाने, कच्चा माल, यह सभी निजी स्वामित्व है और नियंत्रित है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या आता है कि प्रथम उत्पादन, ऐसी चीजें जो कि उत्पादन में सबसे प्रथम है, जैसे कि भूमि हो गया, कारखाने या फिर कच्चा माल, किसी भी चीज के उत्पादन के लिए ये चीजें जरूरी है। भूमि, ठीक है, जहाँ पे खोला जाएगा, कारखाना जो कि खोला गया, कच्चा माल जिससे कि उत्पादन शुरू होगा, ये सब निजी स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं और किसी एक व्यक्ति का इस पे अधिकार होता है। बिक्री और लाभ के लिए उत्पादन होता है, बिक्री और लाभ के लिए उत्पादन होता है, ना कि उत्पादक के द्वारा उपयोग किए के लिए होता है। ठीक है, तो जो भी चीज बनाई जाती है, आप सपोज करिए आपने कुछ भी बनाया, कोई खिलौना हो गया, ठीक है, कोई खाने की चीज हो गई, वो इसलिए बनाई जाती है ताकि उसे मार्केट में जाके सेल किया जा सके। ठीक है, और उससे प्रॉफिट कमाया जा सके, ना कि जिस भी आदमी ने या फिर आप कह सकते हैं जिस भी ओनर ने उस चीज को बनाया है वो चीज उसको खुद प्रयोग करे। ठीक है, तो बिक्री और लाभ के लिए चीजों का उत्पादन होता है, ना कि उत्पादक के स्वयं के प्रयोग के लिए। तो कुछ उत्पादित हुई, जो कुछ उत्पादित होता है वह सामाजिक वस्तु कही जाती है, अर्थात बिक्री और लाभ कमाने के लिए वस्तु का निर्माण किया जाता है तथा अपने समाज में वितरण किया जाता है। तो जो भी चीज बनाई जाती है वो एक प्रकार से सामाजिक होती है। ठीक है, और उसको बाजार में बेचा जाता है ताकि जो समाज के लोग हैं वो उसका प्रयोग कर सके और समाज के लोग उस वस्तु के बदले जो पूंजीपति है उसको धन देते हैं। उत्पादन की हुई वस्तु का मूल्य पूंजीपति द्वारा रखा जाता है, क्योंकि जिसके पास साधन है वह इससे लाभ कमाता है, ना कि वह जो उत्पादन में परिश्रम करता है। तो एक प्रकार से ये भी बात है कि जो पूंजीपति है वही किसी वस्तु का जो रेट है वो फिक्स करते हैं अपने अकॉर्डिंग। और तो और लाभ किसको मिलता है, पूंजीपति को मिलता है, ना कि उसको जिसने इस वस्तु को बनाने के लिए परिश्रम किया है। ठीक है, वर्कर्स ने अगर परिश्रम किया है किसी चीज को बनाने में तो उस वर्कर को नहीं मिलेगा उसका लाभ, उसको सिर्फ अपनी सैलरी मिलेगी, परंतु जो लाभ हुआ है टोटल सेल्स का वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा पूंजीपति को। दूसरे शब्दों में स्वामी जो मालिक होते हैं, दूसरे शब्दों में आर्थिक लाभ के लिए वस्तुओं का उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधन स्वामी वर्ग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, वस्तु का जो उत्पादन है, उसका वितरण है और उसका विनिमय है के साधन स्वामी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लाभ स्वामी को प्राप्त होता है अथवा नई तकनीक और उद्योगों में निवेश किया जाता है। अब दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो आर्थिक लाभ हुआ है वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा ओनर को, स्वामी को। ठीक है, जो भी पूंजीपति है उसको लाभ प्राप्त होगा। अब वो चाहे तो वो उसको अपने पर्सनल यूज के लिए कर ले या फिर वो उस लाभ से नई नई तकनीकें ले आए और वो तकनीक से और ज्यादा अपना बिजनेस को ग्रो करे। अब आगे पॉइंट आते हैं, आप कह सकते हैं ये पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में कुछ विशेषताएं भी हैं। उत्पादन और विनिमय के साधन के निजी स्वामित्व होता है, मतलब कि उत्पादन और विनिमय में निजी स्वामित्व होता है। बिक्री के लिए उत्पादन और उपयोग के स्थान पर आर्थिक लाभ। ठीक है, बिक्री के लिए बिक्री जो होती है वो उत्पाद की हुई चीज की बिक्री की जाती है और तथा उपयोग के स्थान पर आर्थिक लाभ होता है। फिर आता है ऐसे लोग जिनके पास उत्पादन के साधन के नाम पर कुछ नहीं है, ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। ऐसे लोग को रोजगार प्राप्त करने के लिए श्रम के तौर पर कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऐसे लोग जिनके पास अपना कोई बिजनेस नहीं है, कोई जमीन नहीं है, ठीक है, वो लोग किसी और के यहाँ जाके वर्कर के तौर पर, श्रम के तौर पर काम करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन यापन के लिए अपने स्वयं को वस्तु के तौर पर बेचने के लिए बाध्य होते हैं। पूंजीवादी औद्योगिकरण के बारे में, बाजार के लिए बाजार समाज का एक केंद्र बिंदु है। बाजार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूंजीवादी व्यवस्था है तो मार्केट जो है उसकी जरूरत है, बिकॉज अगर सपोज करिए पूंजीवादी व्यवस्था किसी देश ने अपना ली परंतु उसके पास मार्केट नहीं है तो वो जो चीजें बनाई जाएंगी वो कहाँ बेचेगा। मार्केट में सब चीजें सेल्स होती है, मार्केट ही नहीं होगी तो पूंजीवादी व्यवस्था भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो बाजार जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाजार समाज का केंद्र बिंदु है। बाजार के माध्यम से वस्तु को बेचा या खरीदा जा सकता है। मांग और पूर्ति के नियम के द्वारा सभी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। किसी वस्तु की कितनी मांग और कितनी आपूर्ति है इसके अकॉर्डिंग जो रेट है वो फिक्स किया जाता है। किनके द्वारा, जो पूंजीपति है उनके द्वारा। कि अगर कोई वस्तु की मांग ज्यादा है और उसकी जो पूर्ति हो रही है वो कम है तो उस वस्तु का जो रेट होगा वो हाई होगा।
ठीक है। और अगर किसी वस्तु की जो पूर्ति बहुत ज्यादा है, बहुत सारा ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है और उसकी मांग कम है, ठीक है, तो उसका रेट काफी डाउन रहेगा। फिर आता है आगे कि स्वामित्व के कारण स्वामियों के पास अंतिम निर्णायक अधिकार होता है और श्रमिक एवं अन्य कामगार अपने संगठन या ट्रेड यूनियन और हड़ताल आदि के माध्यम से सामूहिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर किसी कंपनी में आप देखें तो जो ओनर होता है उसके पास एक अधिकार होता है निर्णायक का, कि वो चाहे तो कोई भी निर्णय ले सकता है। वहीं पे अगर उसमें जो काम करने वाले हैं व्यक्ति हैं, अगर उनको कोई अपनी बात या फिर उनकी कोई मांग है तो वो मांग मंगवाने के लिए उन लोगों को भूख हड़ताल करनी पड़ सकती है। ठीक है। उनको अपना कोई यूनियन बना के काम करना पड़ सकता है। विद्वानों का मानना है कि स्वामी को लाभ की प्राप्ति श्रमिकों के श्रम के शोषण से होती है, अर्थात श्रमिक और कारखानों के स्वामी के बीच समझौते वाले संबंध में एक ऐसा महान विनिमय, क्योंकि श्रमिकों को वेतन जितना भी वेतन दिया जाता है उससे अधिक वह उत्पादन कर देते हैं। तो एक प्रकार से इसमें बताया गया कि कई बड़े बड़े विद्वान ये मानते हैं कि जो भी पूंजीपति है वो जो लाभ कमाते हैं वो लाभ किस प्रकार से कमाते हैं, जो वर्कर है उनसे का शोषण करके। ठीक है। क्योंकि जो वर्कर है उसको जितना वेतन दिया जाता है उससे ज्यादा वो चीजों को उत्पादन कर देता है। फिर आता है पूंजीवादी के प्रति की हुई सेवा और वस्तुओं के मूल्य से वेतन कम होता है। ठीक है। जितनी भी उन लोगों ने सेवा करी है और वस्तु का जो मूल्य है उस मूल्य है वो कम होता है। श्रमिकों को वेतन उनकी मजबूरी के आधार पर दिया जाता है। मजदूरी यहाँ पे आएगा, मजबूरी नहीं, मजदूरी के आधार पर दिया जाता है, ना कि वस्तु का बाजार में बेचने के बाद धन की पूर्ति के आधार पर। ठीक है। सपोज करिए किसी वस्तु का प्रोडक्शन हुआ, उस वस्तु को जाके मार्केट में सेल किया गया। ठीक है। तो जो वर्कर हैं उनकी जो फिक्स सैलरी है उन्हें वही मिलेगी, ताकि उस वस्तु के सेल होने के बाद जो लाभ प्राप्त हुआ उसमें से उनका कोई हिस्सा होगा। फिर आता है आधुनिकता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधुनिक का यह अर्थ आधुनिक का अर्थ है पिछड़े का विलोम भी है और प्रगतिशील होने का भाव भी इसी में समाहित है। जो पिछड़ा है उसका विलोम आधुनिक है, मतलब प्रगति के तौर पर आप कह सकते हैं। दूसरा, प्रगतिशील होना भी इसी में समाहित है। आधुनिकता में एक औद्योगिक सभ्यता आती है, ऐसी सभ्यता जिसमें नए नए उद्योगों को लगाया जा रहा हो तथा औद्योगिकरण की व्यवस्था का विकास हो रहा समाहित है। ठीक है। तो आधुनिक में औद्योगिक सभ्यता भी है जिसमें ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें नए नए उद्योगों को लगाया जा रहा हो और ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा रहा हो। इसमें आर्थिक, समाज और राजनीतिक व्यवस्था का भी मिश्रण है। तो आधुनिकता जो व्यवस्था है, ये आधुनिक जो व्यवस्था है, इसमें आर्थिक, समाज और राजनीतिक व्यवस्था का मिश्रण है। यह उन परिवर्तनों से जुड़े हुए हैं जो पूंजीवादी औद्योगिकरण की प्रगति से संबंधित है। पूंजीवादी औद्योगिकीकरण की जो प्रगति है उससे संबंधित है आधुनिक व्यवस्था, जैसे निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतिनिधि सरकार, स्वतंत्र देश और लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा, निर्वाचक प्रजातंत्र का अभ्यास, समाज की धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता के मूल्य और व्यक्तिगत अधिकार। ये सब चीजें किसमें आ जाती हैं अंतर्गत? ये एक प्रकार से पूंजीवादी औद्योगिकरण व्यवस्था के अंतर्गत भी आती हैं। फिर आता है इन अर्थों में 19वीं सदी को आधुनिकता का प्रथम चरण की संज्ञा दी गई है। तो 19वीं सदी थी, उसको आधुनिकता की प्रथम चरण की संज्ञा दी गई है। यह आधारित आविष्कार, ठीक है, इस 19वीं सदी में एक प्रकार से कह सकते हैं कई प्रकार के आविष्कार किए गए। ठीक है। इसीलिए उसे पहले चरण की, जो आधुनिकता का पहला चरण कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आविष्कार हुए? वाष्प इंजन, ट्रेन, जहाज और पेट्रोलियम। आधुनिकता ने लोगों की विश्व के बारे में सोच ही बदल दी। ठीक है। सोचने की जो दिशा है वही बदल दी। आधुनिकता ने क्या करा? विश्व के बारे में लोगों की जो सोचने की दिशा है उसको बदल दिया। बिकॉज आधुनिकता के कारण ही नई से नई चीजों का इन्वेंशन हो रहा है। ठीक है। और वो चीजें जो समाज है उसके बहुत ज्यादा काम आ रही हैं। एक प्रकार से आप देखें तो वाष्प इंजन हो गया, ट्रेन, जहाज, पेट्रोलियम, ये चीजें लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्तमान में। तो ये सब किसके द्वारा आई? ये आई है आधुनिकता के द्वारा। 20वीं सदी के संदर्भ में कहा जा सकता है कि पूंजीवादी औद्योगिकीकरण ने विश्व के अधिकांश भागों की सभ्यता को यदि पूर्णतः बदल नहीं दिया तो प्रभावित
तो अवश्य किया है। ठीक है, 20वीं सदी के संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी औद्योगिकीकरण की जो व्यवस्था है उसने विश्व के कई देशों को पूरी तरह से हावी नहीं किया, परंतु उनमें कई ज्यादा प्रभावित जरूर किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव विश्व पे पड़ा ही नहीं, प्रभाव देखने को मिलता है पूंजीवादी व्यवस्था का। आप देख सकते हैं कि विश्व में ऐसे जो डेवलपिंग देश है वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई जा रही है, बिकॉज कि पूंजीपति का अधिकार होता है, ठीक है, अपनी जो संपत्ति है उस पे वो अपना जितना चाहे उससे लाभ कमा सकता है। फिर आता है रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, टेलीफोन, कंप्यूटर जैसी संचार व्यवस्थाओं के तकनीक के उपयोग और ज्ञान के प्रसार औद्योगिक उत्पाद और संस्कृति के लिए उपभोक्ता आधार को और बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, इन चीजों का जो आप कह सकते हैं रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, टेलीफोन, कंप्यूटर, इन चीजों का जैसे ही निर्माण हुआ, ठीक है, लोगों ने इसको यूज लाना अपने डेली लाइफ में यूज लाना शुरू किया। क्या हुआ इससे कि तकनीक के उपयोग और ज्ञान के प्रसार, औद्योगिक उत्पाद, जो उद्योगों के द्वारा जो उत्पाद किया जा रहा है, ठीक है, उत्पादन किया जा रहा है, और संस्कृति के लिए उपभोक्ता आधार को ही बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, औद्योगिक उत्पाद का काफी ज्यादा उपभोक्ता बढ़ गए। पहले लोगों को हो सकता था नहीं पता होता इन चीजों के बारे में, परंतु जब से टेलीविजन, रेडियो, फोन आया है, लोगों को हर चीज के बारे में पता चलने लगा और उन्होंने इन चीजों का यूज भी चालू कर दिया। आधुनिकता ने बुद्धिजीवी के एक बड़े दल को जन्म दिया। ठीक है, आधुनिकता ने क्या करा, बुद्धिजीवी के एक बड़े दल को जन्म दिया। बुद्धिजीवियों का यह दल जो समाज का विशेष अधिकार प्राप्त दल था, एक विशाल समाज की बात करता है। ठीक है, ऐसा दल जिसको विशेष अधिकार प्राप्त है और वो क्या करता है, विशाल समाज की बात करता है। उत्पादन की क्षमता, उत्पादन की क्षमता, अंतरिक्ष अनुसंधान, उच्च जीवन अवधि, अनेक बीमारियों के लिए इलाज, ने सिर्फ कुछ लोगों जो इलाज है ने सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे, एक प्रकार से कहते हैं, बल्कि सभी के लिए बेहतर विश्व की संभावना की व्यवस्था की। तो बुद्धिजीवियों का ये जो दल है ये सिर्फ अमीर लोगों की तरफ ही झुका हुआ नहीं है, ये पूरे विश्व में हर किसी के लिए है। ठीक है, और पूरे विश्व में सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवस्था को लाने की कोशिश करता है। फिर आता है आलोचकों के बारे में, मतलब आलोचक जो आधुनिकता अवधारणा है या फिर जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहते हैं। तो विज्ञान ने, जो आलोचक है वो बताते हैं कि विज्ञान ने अध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद क्या होता है, अध्यात्मवाद उस विचारधारा का नाम है जिसमें आत्मा को ही सब कुछ का मूल माना जाता है। ठीक है, अध्यात्मवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आत्मा को सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, सब कुछ माना जाता है, आत्मा के सिवा कुछ नहीं है पूरे विश्व में, सब कुछ आत्मा से ही शुरू होता है और खत्म होता है। तो अध्यात्मवाद का क्या हुआ, विज्ञान ने अध्यात्मवाद को समाप्त कर दिया, ये मानते हैं लोग। धर्म का पतन हो गया, सामूहिक उत्पादन ने व्यक्तिगत सृष्टि को नष्ट कर दिया। सामूहिक उत्पादन मतलब ग्रुप के द्वारा किसी चीज का उत्पादन किया जा रहा है, तो व्यक्तिगत जो पर्सनली कुछ लोग उत्पादन करते थे उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, यह आलोचकों का मानना है। फिर आता है उद्योगों और नगरीकरण ने वातावरण एवं प्रकृति के साथ संबंधों को समाप्त कर दिया और परिणाम स्वरूप व्यक्ति की प्रकृति को भी प्रभावित किया है। उद्योग और नगरीकरण ने क्या करा है, वातावरण को भी काफी ज्यादा प्रभावित किया है और प्रकृति को काफी ज्यादा हानि पहुंचाई है। साथ में जो व्यक्ति की प्रकृति थी, किसी व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी है, उसको भी प्रभावित किया है। फिर आता है नाभिकीय बम, युद्ध, पड़ोस को क्षति, सामुदायिक भाईचारा, कुछ परंपराएं, मूल एवं संबंधों के हल्के होने को आधुनिकता और आधुनिकता के द्वारा पोषित व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या होता है, व्यक्तिवाद एक नैतिक या फिर एथिकल, राजनीतिक एवं सामाजिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देती है और उसका समर्थन करती है, के परिणाम स्वरूप में देखा जा सकता है। अब क्या हुआ, आधुनिकता आने से, पूंजीवादी व्यवस्था आने से नाभिकीय बमों का निर्माण हुआ। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है, फिर युद्ध हुए उसी के कारण, पड़ोस को क्षति, मतलब अपने जो पड़ोसी हैं उनको क्षति पहुंचा रहे हैं कुछ देश, सामुदायिक भाईचारा समाप्त हो गया। ठीक है, कुछ परंपराएं थी वो भी परंपराएं समाप्त हो गई, किसके कारण, पूंजीवादी व्यवस्था और आधुनिकता के कारण, ये माना जाता है। किसके द्वारा, आलोचकों के द्वारा। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है,
ठीक है, पार्ट 2 में सिर्फ कुछ नोट्स, आप ये कह सकते हैं कि कुछ पार्ट छोटे छोटे पॉइंट बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज वो इस वीडियो में कवर करते तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाती। तो ये थी आपकी आज की वीडियो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट की। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को ग्रुप्स में शेयर करें। 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स आपके हो सकेंगे तो एग्जाम्स दिसंबर में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद। तो आपकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी ऑफलाइन एग्जाम्स की उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये जो नोट्स बनाए गए थे ये बुक्स को पढ़ के बनाए गए थे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।